नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झज्जर रोहत टोल प्लाजा से, जहां पर खूब हंगामा देखने को मिला। टोल प्लाजा पर सांपला गांव के लोगों ने बवाल काटा। लोकल वाहनों से टोल वसूली को लेकर ग्रामीण गुस्से में हैं। ग्रामीणों ने टोल प्लाजा की सभी लाइनें फ्री कर दी। 2 घंटे तक टोल वसूली पूरी तरह से बंद रही। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। ग्रामीण बोले, रोज गुजरना पड़ता है, फिर भी टोल भरना पड़ता है। पास के गांवों को छूट है, हमें कोई राहत नहीं मिली। टोल कर्मियों पर ग्रामीणों से बदतमीजी के भी आरोप लगे हैं। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन समाधान नहीं निकला। ये ग्रामीणों के आरोप हैं। धरना दिया गया, जब तक वसूली बंद ना हो तब तक धरना जारी रहेगा। प्रशासन के समझाने के बावजूद भी धरने से लोग नहीं हटे। टोल कंपनी और ग्रामीणों में कोई सहमति नहीं बनी। आपको बता दें कि ये जो टोल प्लाजा है, यहाँ से आरोप है ग्रामीणों के कि वो रोज़ गुजरते हैं, उनसे रोज़ ही टोल लिया जाता है, उन्हें कोई राहत नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय वाहन चालकों को टोल टैक्स से छूट चाहिए। सांपला के लोगों ने टोल वसूली को अन्याय बताया। धरने के कारण यातायात प्रभावित रहा। तो ये टोल प्लाजे पर हंगामा देखने को मिला है। झज्जर रोहत टोल प्लाजे की ये तस्वीरें हैं। सांपले का रहने वाला हूँ। हमारे पास कमर्शियल गाड़ियां हैं और ये सांपला के कमर्शियल गाड़ियां टोल काट रहे हैं। और जो कि रोहत गांव हमारे से पीछे है, साथ में टोल बॉर्डर पे है एक किस्म से, लेकिन सांपले का टोल कट रहा है, रोहत का नहीं कट रहा, मांडोठी का नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा भाई? हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला और अंबाला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध किए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, पेयजल, मेडिकल और ठहरने की भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। यमुनानगर जिले में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी पर सीसीटीवी, जैमर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। केल और औरंगाबाद में अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं। बाहर से आने वालों के लिए धर्मशालाओं की व्यवस्था भी की गई है। पानीपत में पुलिस अधीक्षक भूपिंदर सिंह के निर्देश में 774 जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही साइबर होटल, पीजी, साइबर कैफे पर चेकिंग की जा रही है। परीक्षा केंद्रों और शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाकेबंदी की गई है। पंचकुला जिले में 44 परीक्षा केंद्र हैं। 515 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कोचिंग सेंटर और फोटोस्टेट की दुकानें इस दौरान बंद रहेंगी। इसके अलावा अंबाला जो है वो छावनी में तब्दील हो गया। अड्डे से सीईटी परीक्षार्थियों के लिए अंबाला छावनी से 30 रोडवेज की बसें जाएंगी। ज़रूरत पड़ने पर और बसें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में भी 35,000 परीक्षार्थियों को समय पर चंडीगढ़ पहुंचाने के लिए सभी रूट निर्धारित कर दिए गए हैं। 400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आज का जो दौरा है उसका मुख्य उद्देश्य तो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बसेज आएंगी कैंडिडेट्स को लेके, तो उनका यहाँ लाइटिंग पॉइंट क्या होगा ज़िले में, और जो फीडर बसेज है 150 वो उनको यहाँ से पिकअप करके अलग अलग रूट से परीक्षा केंद्रों तक लेके जाएगी। तो वो जो प्लेस है उसको निर्धारित करने के लिए आज डीसी साहब, मैं और जितने साथी अधिकारी है वो निकले हैं। जैसा कि हरियाणा सरकार ने निर्णय किया है कि हम उनको मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करनी है। इसके लिए रोडवेज के द्वारा और आरटीए के द्वारा हमने व्यापक जो है प्रबंध कराए हैं। तो हमारी बसेस जो है वो पंचकुला में 6 स्थानों से मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के लिए निकलेंगी। जो हमारी बसेस पंचकुला से निकल रही हैं, रायपुर रानी, बरवाला, इनसे हमारी बसेस मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 4:30 बजे निकलेंगी। और जो हमारी मोरनी और कालका और पिंजौर से बसेस हैं वो 4 बजे निकलेंगी और बाकी जगह से 4:30 बजे निकलेंगी। इसी तरीके से हमने इवनिंग शिफ्ट के लिए भी बसेस का प्रबंध किया है। तो मोरनी, कालका, पिंजौर से बसेस प्रातः 9 बजे निकलेंगी इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए, और पंचकुला, रायपुर रानी और बरवाला से 9:30 बजे निकलेंगी। ये बसेस उनको यमुनानगर में जाकर ड्रॉप करेंगी और यमुनानगर प्रशासन द्वारा आगे फीडर सर्विसेज के माध्यम से उनको उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई है और अरेंजमेंट भी किए गए हैं। सीईटी एग्जाम के चलते हरियाणा के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। हरियाणा में 26 से 27 जुलाई दोनों दिन स्कूल बंद रहेंगे। एक रविवार की छुट्टी आ गई है बीच में।
और एक शनिवार है, तो सीईटी एग्जाम के कारण 2 दिन छुट्टी है। शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। 26 जुलाई शनिवार रहेगा, स्कूल बंद रहेंगे। सीईटी परीक्षा 26 और 27 जुलाई को आयोजित की गई है। इस दिन अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए स्कूलों में छुट्टी दी गई है। छात्रों की सुविधा हेतु 2 दिन छुट्टी मिली है। स्कूलों में सीईटी की परीक्षा के चलते कक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। तो प्रदेश में सीईटी की परीक्षा के करीब 14 लाख अभ्यर्थी इतिहास रचने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि एग्जाम को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर दिए गए। अच्छा, तो नीचे है कोई नहीं, वो तो फिर और नीचे अगर दुखदायी घटना है और इसमें जो भी कोई दोषी है वो बचेंगे नहीं और हर हाल में। तो गुरुग्राम में स्वच्छता को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कागजों में शहर चमचमा रहा है, लेकिन जमीन पर हाल बेहाल है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट में गुरुग्राम नगर निगम द्वारा अपलोड किए गए आंकड़े फर्जी निकले हैं। जो कभी एनसीआर का ग्लोबल फेस कहलाता था, उसी गुरुग्राम को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2025 में देश भर में 41वां स्थान मिला। बात अगर राज्य की करें तो हरियाणा में 7वें नंबर पर है। यानी आंकड़े सुधरे हैं, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं झूठ बोला है। गुरुग्राम का हाल देखकर लगता नहीं कि यह साइबर सिटी है। सड़कों पर कूड़े के ढेर हैं, गलियों में दुर्गंध और मोहल्लों में गंदगी का राज। गुरुग्राम नगर निगम का अपलोड किया डाटा कहता है कि गुरुग्राम में कचरा प्रोसेसिंग 98% तक सफल है और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि सिर्फ 59% कूड़ा ही उठ रहा है, जिसका खुलासा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट में हुआ। और जो शेष 41% है वो जनता के सर पर है और सड़ती हुई व्यवस्था में पड़ा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर और यहां पर आप देख सकते हैं कि कूड़े का एक बड़ा ढेर इस वक्त लगा हुआ है। सरकार हालांकि लगातार ये दावा करती है कि गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था और जल निकासी के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए कहां खर्च होते हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी शहर के अंदर कूड़ा उठाने के लिए 4 एजेंसियों को एक तरह से ठेका जो है नगर निगम ने दिया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके शहर में जगह जगह इसी तरह से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब अफसर ही झूठ बोलने लगे तो फिर सर्वेक्षण सर्टिफिकेट नहीं, शर्म का प्रमाण पत्र बन जाता है। गुरुग्राम का कचरा अब सड़कों पर नहीं, सिस्टम की फाइलों में भी सड़ रहा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कब तक ये कुछ साफ नहीं। इन द कमिंग डेज जो भी प्रोसीजर इसमें टाइम स्पैन होता है कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर फ्लोट किया जाता है, उसके बाद नई एजेंसी 4 क्लस्टर में जब आएंगी तब उसके बाद व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से सुधरेगी। लेकिन द इंटरिम पीरियड जो भी मेजर्स कॉर्पोरेशन को ज़रूरी हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं एंड सारी टीमें जो इसमें कार्यरत हैं। स्थानीय निकाय विभाग अब एक्शन मोड में है। सभी निकायों से 26 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है और जिम्मेदारों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक्शन का असर दिखाई देगा या सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, और क्या आने वाले दिनों में सिस्टम की सफाई होगी या शहर और गंदा होगा। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। उधर जींद में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी गई। जींद में चाकू गोद कर बीजेपी नेता के बेटे को मौत के घाट उतारा गया। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष के बेटे डॉक्टर विकास शर्मा की हत्या की गई। बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर हत्या की। 2 अन्य डॉक्टर साथियों के साथ डॉक्टर विकास शर्मा घर लौट रहे थे, उसी वक्त बदमाशों ने हमला कर दिया। दोनों डॉक्टर भी इस हमले में घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा के बेटे थे डॉक्टर विकास शर्मा। जींद जिले के सफीदो कस्बे में देर रात ये वारदात हुई।
पहले कहासुनी फिर चाकुओं से हमला किया गया। डॉक्टर की मौत हो गई। दोनों घायल डॉक्टरों का पानीपत में इलाज चल रहा है, जो डॉक्टर विकास शर्मा के साथ थे। तो पानीपत अस्पताल में डॉक्टर विकास को मृत घोषित किया गया। बड़ी खबर है ये। बीजेपी नेता हैं, उनके बेटा है, चर्चित डॉक्टर थे डॉक्टर विकास शर्मा, जिनको चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। पिछले 1 महीने में जींद में ये 12वां मर्डर है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। चले गए, मैं गाड़ी में कितने गई आपने भी मेरा, मैं घर था। कितने बजे निकले थे? ये करीब 5 बजे के बाद निकले। हॉस्पिटल से निकले। अच्छा, इकट्ठे गाड़ी में गए हैं। मैं करीब 9 साढ़े 9 बजे आराम से लेट गया था। तो उसके बाद फोन आया कि भाई का चक्कू लग गया, बदमाशन चक्कू मार दिए। मैं किस करने लगा, लीलावती वाला का तो लग रहा कान पे, एक छोरा का दूसरा थोड़ा कम लग रहा है और भाई का ज़्यादा लग रहा है। तो अनिल का दूसरा छोरा का कम क्यों लग गया, बात समझने की है या जो 3 लोग थे। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के बाद एक और सिंगर पर फायरिंग की वारदात सामने आई। हरियाणवी गायक मीता बरोदा पर जानलेवा हमला किया गया। गांव बरोदा में फायरिंग से हड़कंप मच गया। राजनीतिक रंजिश के मंजीत पर आरोप लगे हैं। उसी रंजिश में फायरिंग के ये आरोप लगे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन देने पर जो है फायरिंग की गई है। मीता बरोदा पर 2 फायर हुआ, तीसरा मिस फायर रहा। मीता ने साहस दिखाकर आरोपी मंजीत को दबोच लिया। हमले के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मीता ने पुलिस को जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि वो आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। गाँव के थे, मेरे गांव का ही है वो लड़का, और उसने जलते हुए, बस कोई दुश्मनी मेरी किसी से है नहीं, ना मेरे गांव में है किसी से, ना बाहर मेरी किसी से। तो उसने जलते हुए किसी ने उस उकसा रखा, जैसे कि कुनबों ही लड़ाई होती है। तो मैं बाहर रहता हूँ, तो मेरे ऊपर उकसा के उसको मेरे कुनबे की रंजिशों की वजह से और मेरे ऊपर उस कल फायरिंग करवा दी उन्होंने। कल 24 तारीख को अमित बरोदा व उसके 2-3 अन्य साथी परिवार के सदस्य खेत में बैठे हुए थे। ये रात करीब 10 बजे की बात है। तभी ये गांव का ये लड़का ये बता रहे हैं कि मंजीत नाम का लड़का आया और उसने गाली गलौज की व 2 राउंड फायर किए, हवाई फायर की। उसके बाद वो मौका से भाग गया। इसमें हमने 307 के तहत जो IPC अब BNS में 109 के तहत हमने FIR दर्ज किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत पहुंचे और OSD वीरेंद्र बड़ खालसा के घर जाकर दुख प्रकट किया। OSD वीरेंद्र के भतीजे की मौत पर दुख जताया। CM सैनी ने परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। सड़क हादसे में OSD के भतीजे की मौत हुई थी। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाकर CM सैनी वहां से रवाना हुए। तो रेवाड़ी में हवा बनाने का दावा करने वाली मंत्री आलती राव अब अपने दावे से पलटती दिखी हैं। पलवल में बयान से किनारा करते हुए उन्होंने सियासी हलचल को नया मोड़ दिया है। रेवाड़ी में आलती राव ने दावा किया था कि हवा चली थी, उसी वजह से जो है बीजेपी की सरकार बने थी। हमने हवा बनाई तभी बीजेपी की सरकार बनी। बयान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए थे, खूब हलचल मची थी। पलवल में ग्रीवेंस मीटिंग में आलती राव ने अपना रुख बदल दिया और कहा कि अगर मैंने कहा है तो 2 राय की कोई बात नहीं। दक्षिण हरियाणा के लोगों की भूमिका को अहम बताया, उनकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी। बयान से पलटी, लेकिन इस बीच वो सवालों पर असहज भी नजर आई है। तो पहले इन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी की जो जीत हुई है वो उन्होंने हवा बनाई, उसके बाद ही बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन अब वो अपने दावे से पलटती नजर आ रही हैं। अगर दक्षिण हरियाणा ने हवा, मैंने कहा दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई है, तो इसमें मैं आज भी दक्षिण हरियाणा की धरती पे बैठी हूँ और जो भी दक्षिण हरियाणा के मैं जो नेता हैं आज के दिन के हवा बनाने वाले दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं।
में आरती राव ने हवा चलाने का दावा किया था और कहा कि उन्होंने हवा बनाई तो ही बीजेपी की सरकार बनी, जिस दावे से अब वो पलटती दिखाई दे रही है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर बहाल होगी सब्सिडी। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा होगा। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जाती है। तो अब एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलना शुरू होगा। दोबारा से बहाल की जाएगी ये स्कीम। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे फायदा होगा। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जाती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलना फिर से शुरू होगा। तो जो भी 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन हैं, इससे उन्हें फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जाती है, यानी कि उसकी जितनी कीमत है उससे 15% सब्सिडी मिलेगी, आपको कम देने होंगे। तो ये जो है एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर से सब्सिडी मिलना शुरू होगी, दोबारा बहाल होगी। तो 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा होगा। जितने भी लोग हैं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए खबर है, क्योंकि अब अगर वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उन्हें सब्सिडी मिलेगी। 15% जो सब्सिडी है वो दी जाती है हरियाणा में, और अब इसको एक बार फिर से बहाल किया गया है। तो अगर आप भी गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहन लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 15% सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिक वाहन में। ये ऐसा इसलिए भी है कि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदूषण को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जाता है और लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें और प्रदूषण कम करने में जो है मदद करें। इसीलिए अब एक बार फिर से हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बहाल कर दी गई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, एक बार फिर से सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों में, इस खबर पर क्या अपडेट और कब से ये शुरू हो रही है? बिल्कुल, जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले भी सब्सिडी मिलती थी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी इसीलिए दी जाती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ प्रोत्साहित हो। तो अब एक बार फिर से उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह हैं, उन्होंने बैठक ली और बैठक के बाद 40 लाख से नीचे के जो वाहन हैं उनके ऊपर 15% जो सब्सिडी है उसको बहाल करने का निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है जो गाड़ी लेता है उसको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। तो इसी को लेकर के ये फैसला लिया गया है और जल्द ही ये फैसला लागू हो जाएगा, क्योंकि बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब जल्द ही जब यह हरियाणा में दोबारा से फैसला लागू हो जाएगा, पहले भी ये फैसला था लेकिन बीच में ये सब्सिडी बंद कर दी गई थी, लेकिन उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लगातार, जिस तरह से वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं राव नरवीर सिंह, और लगातार इस तरह के कदम उठाते रहते हैं। पहले भी पॉलीथीन को लेकर के कहें या तो पेड़ लगाने को लेकर के कहें, लगातार कदम उठाते रहे हैं। अब पर्यावरण के हित के अंदर ये ईवी व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं और 4 व्हीलर गाड़ियां जो हैं, 40 लाख से नीचे की जो गाड़ियां हैं उस पर 15% सब्सिडी देने का विचार किया गया है और बहाल किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हरियाणा सरकार आपको इसमें 15% तक की सब्सिडी देने वाली है। ये एक प्रयास है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, कम किया जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए। तो उधर नूंह में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई की खुलेआम सराहना की है। राजस्थान सीमा पर 5 किलोमीटर तक खनन रोकने की सिफारिश की है। डीसी विश्राम मीणा ने कहा कि उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। खनन माफिया से मिलीभगत करने वालों पर कार्रवाई शुरू की। बसई मेव के सरपंच की कुर्सी जा चुकी है। सचिव को सस्पेंड कर दिया गया। तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी तक जेल भेजे गए। नूंह में खनन विभाग का स्थायी दफ्तर खोला गया। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी का सिस्टम किया गया है ताकि कोई भी इलाके में अवैध खनन करता है तो उसकी जानकारी विभाग को मिले और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके साथ ही विलेज वॉच ग्रुप भी बनाया गया है जो निगरानी करता है। नया आधार है निगरानी करने का। अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी के आदेश हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई को सराहा है। अवैध खनन मामले में एसीबी भी जांच कर रही है और कुछ और बड़ी जो मछलियां हैं उन पर गाज गिर सकती है। माइनिंग को लेकर और उनकी भी बैठक करी और बिल्कुल सारे विभागों को दिशा निर्देश है कि इसमें जीरो टॉलरेंस है सरकार की तरफ से और सभी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ पीछे एफआईआर भी हुई है, तो इसमें तो कोई नेग्लिजेंस नहीं है, कोई किसी भी तरह का जो है वो नहीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल भी मामले की सुनवाई में हमने अपना पक्ष रखा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम जिला प्रशासन ने लिए हैं पिछले 3 से 4 महीने में उनको सराहना की है और आगे निर्देश दिए हैं कि आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रखें। और उसमें हमने ऑलरेडी एक विलेज लेवल वॉच ग्रुप की एक बड़ी मीटिंग हमने बैठक करी और आगे भी इसी तरह से, चाहे उसमें किसी का भी दोष हो, अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्राइवेट पर्सन हो, जीरो टॉलरेंस रहेगा और कार्रवाई होती रहेगी। अब बात करेंगे महेंद्रगढ़ की, जहां पर एसडीएम अनिल कुमार का तबादला रद्द करवाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन विधायक कंवर सिंह को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एसडीएम अनिल कुमार ने सिर्फ 5 महीनों में शहर और गांवों में वो काम कर दिखाए जो दशकों में नहीं हुए थे। चाहे अतिक्रमण हटाना हो, स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी हो या सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता लानी हो, हर मोर्चे पर उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस प्रदर्शन में। एसडीएम के समर्थन पर तबादला रोकने के लिए ये प्रदर्शन किया गया। इसलिए है जी, हमारे जो एसडीएम साहब 18 फरवरी को यहाँ आए थे, उस दिन के बाद हर शहर में, हर क्षेत्र में अतिक्रमण का जो है यहाँ हटाया गया और कुछ बिजली के खंभे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल में निरीक्षण किए, वहाँ भी साफ सफाई, और उन्होंने जो 50 साल में काम नहीं हुए वो उन्होंने 5 महीने में कर दिए। हम ये चाहते हैं जो कार्य अब महेंद्रगढ़ प्रगति पे है उनको पूरा जब तक नहीं हो, इसका तबादला यहाँ से नहीं होना चाहिए। हमारी सामाजिक संगठनों की यही मांग है। ऐसा 40 साल के दौरान पहला एक अधिकारी महेंद्रगढ़ में ऐसा आया जो एक बढ़ चढ़कर बहुत मेहनत और ईमानदारी से इस शहर की कायाकल्प करने के लिए दिन और रात मेहनत की है। चाहे इंक्रोचमेंट की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे ग्रीनरी की बात हो, चाहे लोगों को मान सम्मान देने की बात हो। कोर्ट में ढेर सारे लंबित जो मामले थे उन्होंने काफ़ी हद तक उनको सुलझाने का और कम करने का जो प्रयास किया। कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी ज्ञापन आया है, उन्होंने भी निवेदन किया है, उन्होंने सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कम से कम ऐसा अधिकारी को 1 साल का अवसर और दिया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी 28 जुलाई को अंबाला आएंगे। अंबाला शहर में राज्य स्तरीय तीज कार्यक्रम होगा। सीएम अंबाला में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। असीम गोयल ने अधिकारियों संग कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। मेधावी छात्रों को सीएम नायब सिंह सैनी सम्मानित करेंगे। तो जितनी भी तैयारियां चल रही हैं कार्यक्रम को लेकर, उनकी जो है जायजा लिया गया। असीम गोयल खुद पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल पर और दौरा करके पूरे जो इंतजाम है उनका जायजा लिया। जी का यहाँ पर मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था और साथ में जो अम्बाला शहर की विभिन्न विभागों की जो परियोजनाएं थी अम्बाला के विकास को गति देने के लिए, उनका उद्घाटन और उनका एफएस करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 28 को भी आ रहे थे। लेकिन अब मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि एक बड़ा पूरे प्रदेश स्तरीय जो एक तीज महोत्सव है उसको जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अम्बाला में बहनों के साथ मनाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।